आइए आज हम समझते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम उद्देशिका और अंग्रेजी में प्रियम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसका मतलब है कि हमारा संविधान आगे कैसा है और संविधान के संपूर्ण झलक हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, हमारा संविधान किन उद्देश्यों को लेकर बना होगा, हमारे संविधान का मूल्य क्या है, यही सारी चीजें हमें प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही पता चल जाती हैं। हमारा जो प्रस्तावना है वो कैसे बनी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संविधान बनाने से पहले जो संविधान किन मूल्यों को लेकर बनाया जाए, इस सब के बारे में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पारित किया और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अब ये पेश हुआ संविधान सभा में 13 जनवरी को और ये पारित हुआ 22 जनवरी को। ये 13 दिसंबर को ही पारित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय पर मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा का विरोध कर रही थी, तो संविधान सभा में उपस्थित नहीं थी। इसी को लेकर एम.आर. जयकर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो हमारे संविधान निर्माता भी कहे जाते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक सभी लोग संविधान सभा में उपस्थित ना हो तो हम उन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित तब करेंगे जब सभी लोगों की सहमति बन जाएगी। जैसे कि फिर वही प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में तत्काल में क्या था? वही सामाजिक आर्थिक न्याय और पिछड़ों के हितों की रक्षा, SC/ST के हितों की रक्षा और भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में जाना जाए, यह हमारे नेहरू जी की परिकल्पना थी, जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। आइए इसको अब विस्तार में समझते हैं। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, कई बार पूछा जाता है कितने अनुच्छेद थे, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। आइए अब हम देखते हैं हमारी जो प्रस्तावना है उसका विचार हमने कहां से लिया। हमने प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमने प्रस्तावना के विचार को कहां से लिया और हमने प्रस्तावना के भाषा को कहां से लिया। अब हम देखते हैं जो हमारी प्रस्तावना है इसको हम पढ़ के एक बार समझते हैं। प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो सोर्स है, प्रस्तावना की जो शक्ति है वो क्या है? हम भारत के लोग हैं, जो कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारे संपूर्ण फैसले लेने की जो शक्ति है हमारे देश की वो स्वयं की होगी। यानी कि हम सारी नीतियां, विदेश नीतियां, सारे फैसले अपने देश के हम स्वयं ले सकते हैं। जबकि जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तो ये सारे फैसले हम स्वयं नहीं ले सकते थे। तो हमारा जो प्रस्तावना में संविधान के बारे में बताया गया है, संविधान का सोर्स है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि हम अंतिम फैसले लेने की जो शक्ति है वो हमारी खुद की होगी और हम ऐसा राज्य बनाएंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी का जो मतलब है वो है समानता से, यानी कि जो सभी लोग होंगे वो समानता के रूप में होंगे। और पंथनिरपेक्ष, यानी कि जो पंथनिरपेक्ष है इसका मतलब है कि भारत का, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों को बराबर का आदर दिया जाएगा, बराबर की मान्यता दी जाएगी। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या मतलब है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, यानी कि जो अंतिम सोर्स होगा ताकत का देश में वो क्या होगी? जनता होगी। जनता ही अपने शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है गणतंत्र की जो हमारा जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना होके गणतंत्र यानी कि जनता के द्वारा ही चुना हुआ होगा। इसको बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि हम कभी कभी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि जो स्वतंत्रता की बात कही गई वो विचार की स्वतंत्रता हो हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति अभिव्यक्ति के विचार और विश्वास, और सभी को अपने अपने धर्म और उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या था संविधान को बनाने का, वही हम उद्देश्य का में पढ़ रहे हैं। यानी प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, यानी कि सभी को अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति यानी कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार ही मात्र ना हो, उनको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार हो, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है वो बिल्कुल उसमें यूनिटी होनी चाहिए, और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता का मतलब ऐसा भाईचारा को डेवलप करने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज, और उसकी तिथि दी गई है जिस दिन इस यानी कि प्रस्तावना को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना थी। अब इसके बनने वाले सभी फैक्टों के बारे में और इस पूरी संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जितने शब्द हैं उनके अर्थों को विस्तार से हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं कि इस प्रस्तावना से हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि हमारे प्रस्तावना का सोर्स क्या है, तो इस प्रस्तावना का जो सोर्स है वो है जनता, भारत की जनता। जो कहां से पता चलता है, यानी कि हम भारत के लोग। भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग से। और जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप हमें कैसे देखने को मिलता है कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, उस सब के बारे में देखते हैं। कि जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने पहले भी समझा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारी सारे फैसले लेने की शक्ति हमारी स्वयं की हो, यानी कि हमारे देश की हो। समाजवादी का मतलब है वही समाजवाद से, जबकि पश्चिम में, यूरोप में समाजवादी का मतलब संघर्ष से लिया गया था, यानी गरीब जनता के संघर्ष से। हमारे यहाँ जो समाजवाद को लिया गया है वो नेहरू और गांधी के विचारों के समाजवाद से लिया गया है। आगे देखते हैं हम पंथ निरपेक्ष, यानी कि जो पंथ निरपेक्ष है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को बिल्कुल बराबर का मान्यता देगा, यानी कि राज्य अपना कोई धर्म नहीं मानेगा और सभी धर्मों का आदर करेगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है जहां पर जनता द्वारा अपना स्वयं जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो जनता द्वारा ही चुने जाएं। इसमें हम जैसे इब्राहिम लिंकन साहब का एक कथन है, लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब देखते हैं गणराज्य। गणराज्य और लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्र में बहुत थोड़ा सा अंतर है, शब्दों का अंतर है। गणतंत्र भी वही होता है जो जिसमें यानी कि जो हमारा प्रमुख है वो जनता के द्वारा ही चुना जाए, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा ही चुना जाए। लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र में जो शब्द का अंतर है गणतंत्र का, वो ये है कि यहाँ जो हमारे राष्ट्र प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं हो सकता। अब इसमें मैंने 3 को नीले मार्कर से मार्क किया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और उद्देश्य हम अपने संविधान के देखें तो उसमें अखंडता। तो इन 3 यानी 2 ये और 1 ये, इन तीनों शब्दों को एक संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया जिसको हम 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हम इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल के जो संविधान के उद्देश्य थे वो कैसे थे। ये पूछा जाता है कि हमारी संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो हम देखते हैं कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। कभी कभी ऑप्शन देता है किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है, तो ऑप्शन में अक्सर मिलता है धार्मिक न्याय, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो 3 प्रकार के न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अब देखते हैं स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता,
अखंडता और बंधुता। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसी स्वतंत्रता दें जो वो स्वयं का विकास कर सके, जिससे देश का भी विकास हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता दें कि वो अपना व्यक्तित्व का अपना भी विकास करे और जिससे आगे चलकर देश का भी विकास हो। समता का मतलब है सामाजिक समानता से, समरसता से। और हम आगे देखें व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति की गरिमा का मतलब है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार हो। व्यक्ति जो अपना जीवन जिए वो एक गरिमा के साथ जिए, स्वाभिमान के साथ जिए। और आगे देखते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत ही विविधता वाला देश है। चाहे हमारे देश में बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है, जातीय आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, भौगोलिक दृष्टि से भी। तो इन सब प्रकारों को देखते हुए हमारे जो देश की वो एकता और अखंडता बनी रहे, हम इस प्रकार का उद्देश्य लेकर चलते हैं। और आगे देखते हैं हम जैसे कि बंधुता मतलब भाईचारा। हम अपने देश में ऐसे भ्रातृत्व का, भाईचारे का जो है विकास करें, जिससे हमारे देश की जो उद्देश्य है, यानी कि जो हमारे देश में भाईचारा है वो बना रहे। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन शब्दों का क्रम क्या है। तो इन क्रम के बारे में कई सारे ऑप्शन दे देगा, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इन्हीं का जो शब्द है, इन्हीं का सीक्वेंस कभी पंथ निरपेक्ष पीछे दे देगा, लोकतांत्रिक आगे। तो इन शब्दों का हमें क्रम भी ध्यान रखना है। इन शब्दों के क्रम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम और समझते हैं कि इस हमारी जो प्रस्तावना है इसके बारे में कई विद्वानों के कथन भी हैं, और इस प्रस्तावना के संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। अब जो है जो संविधान संशोधन है जो प्रस्तावना में, वो अभी तक एक बार हुआ है। और इस प्रस्तावना में संविधान संशोधन के बारे में बड़ी चर्चा है। बहुत ही प्रमुख प्रश्न यहां से आ सकता है, कब संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, मात्र एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलर, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। अब ये जो पहले 2 शब्द हैं ये पहले पैरे में जोड़े गए, और जो अखंडता है ये हमारे प्रस्तावना के छठे पैरे में जोड़ा गया। छठा पैरा जो है हमारा प्रस्तावना का उसमें जोड़ा गया। अब 2 केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में जो संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है। जब बेरोबारी केस हुआ तो बेरोबारी केस बना भारत सरकार में, जो 1960 का एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है। उसमें यह कहा गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अर्थात जिसमें हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते। तो किस केस में ऐसा कहा गया कि हम संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते? तो ध्यान रखना, बेरोबारी केस 1960। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, अर्थात इसमें कहा गया कि हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन हम इसमें जो है नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस बना भारत केरल सरकार, जो केस 1973 का है। इसमें एक सुप्रसिद्ध केस था, और ये इसमें बहुत 13 जजों की अब तक की सबसे लंबी जो बेंच थी वो बैठी थी, और उसने ये फैसला दिया कि केशवानंद भारती केस 1973 में कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है, और उसमें विधायिका जैसे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में, यानी कि जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, उनमें संशोधन ना हो, यानी कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, तो हम संविधान में की प्रस्तावना में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि विधायिका अर्थात संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसी के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिससे ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक, आगे अब हम देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संविधान सभा के लोग थे, उसमें कुछ विद्वानों ने और कुछ वैसे भी जो राजनीतिक यानी कि जो इसमें संविधान में जानकार लोग थे, उन्होंने हमारी प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन कहे हैं। आइए उन कथनों को देखते हैं। जैसे कि एक नाम आता है ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव ने
हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और उसमें किसी भी व्यक्ति का कथन ना दे, तो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का उपबंध है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी के कथन के रूप में भी आता है कि संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहा गया है, वो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। एन के पालकीवाल, N.A. पालकीवाला, इनका भी एक कथन है, इनकी भी एक संज्ञा है जो पूछी जाती है। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। परिचय पत्र कहा। इसका मतलब है कि संविधान का परिचय पत्र, यानी कि संविधान का अगर हमें परिचय देखना है कि संविधान में क्या है तो हम प्रस्तावना से ही देख सकते हैं। अब एक अर्नेस्ट वार्कर, इनका कथन भी कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने प्रस्तावना ही संविधान निर्माताओं के विचारों का, संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके जो विचारों की कुंजी है वही कहां पता चलती है, हमारी प्रस्तावना में। यानी कि संविधान निर्माता के विचारों की कुंजी। इस प्रकार से हमने अधिकतर उन क्वेश्चनों को देख लिया जो संविधान सभा से अक्सर प्रस्तावना से क्वेश्चन